गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन पढ़ाया था। और उसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया था। आज हम हमारे इस लेक्चर में जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल इस प्रकार से है कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 10 मिनट्स के लिए 1.5 एम्पियर का करंट पास किया है। मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, जिसके लिए हमने 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 मिनट्स के लिए पास किया है। हमको न्यूमेरिकल में बोला गया है कि जब आप 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट्स के लिए पास करते हैं तो कैथोड पर कितना कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। द वेट ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग द 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 10 मिनट्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, करंट आई कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर दे रखा है। जो टाइम है वो 10 मिनट है, तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60, सो वी विल गेट हियर 600 सेकेंड। और उसके बाद आपको कॉपर का एटॉमिक मास लगेगा, तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो होता है 63.5 होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर पे +2 चार्ज है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स में हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए रहता है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को फाइंड आउट करने के लिए हम उसके एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कॉपर की जो वैलेंसी है वो +2 है, तो यहाँ पर हम उसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर को कैलकुलेट करेंगे, तो 63.5 को कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2, इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 31.75 हो जाएगा। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, W कैलकुलेट करना है कि 1.5 एम्पियर का करंट हम 10 मिनट के लिए पास करते हैं तो कितना कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है, एंड हमको वेट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको फॉर्मूला बताया था, W = E डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय I × T। यहाँ पर W = E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31.75 डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 600। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर पुट कर दिया, करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर पुट कर दी, टाइम 600 सेकेंड इनपुट करके जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उतना वेट, उतना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, और आंसर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम होगी। तो जब हम 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट के लिए पास करेंगे तो हम इस तरह से कितना मेटल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इनके बीच में और सेल कांस्टेंट में डिफरेंस पढ़ाया था। एक बार फिर आपको यहाँ पर मैं रिमाइंड करा रही हूँ। कप्पा = 1/r × L/A, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कप्पा यहाँ पर हम उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कप्पा का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और = 1/r का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और L का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेशियो को G*, मतलब हम उसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल कांस्टेंट। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कप्पा = 1/r × G*, मीन्स कप्पा × r = G* हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था 1/r = कंडक्टेंस होता है,
तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r की जगह C इंटू क्या कर देंगे हम GS3। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है। इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक दो जो है वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। आपसे बोला गया है कि 0.0115 आपने 0.1 m KCl सॉल्यूशन को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिल किया है। किसमें फिल किया है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिल करा है। कितने टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर पे फिल करा है। तो जो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया कप्पा वो 0.0115 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आया और उसका जो रेजिस्टेंस था वो 500 ओम था। कितना था? 500 ओम था। तो आपको जो है इसका सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सेल कांस्टेंट। तो मैंने अभी आपको रिलेशन पढ़ाया था, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू GS3 होता है। कप्पा कितना देखा अपने को? 0.0115 इज इक्वल टू रो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 500 इंटू GS3 मीन्स 0.0115 इंटू 500 इज इक्वल टू GS3 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसका डेसिमल कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 सा 25, 5 1 जा 5 8 2 7, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 5.75 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? GS3। तो इस तरह से मैंने आपको जो रिलेशन पढ़ाया है उसमें आप कप्पा फाइंड कर सकते हो, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो या कंडक्टेंस ऑफ द सेल क्या कर सकते हो? आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो दो रिलेशन मैंने आपको पढ़ाए थे उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप सबको पता है जो सॉलिड NaCl होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयंस फ्री नहीं रहते हैं मूव होने के लिए। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो या उसको मेल्ट करते हो तो उसके आयंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और दे आर एबल टू मूव। वो मूव होने के लिए फ्री हो जाते हैं। इस कारण जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उसके आयंस पर डिपेंड करती है। तो किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उसका कंडक्टिंग पावर या उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरा जो है वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरा जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी। दोनों कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज इसके अंदर आएगा। ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम कंसीडर करेंगे, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में 1 ग्राम मोल को कंसीडर करेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है सुनिए। इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन V मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेकर उसको गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो उसके डिसोल्यूशन से जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे और वो आयन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। आपको इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी पर यहाँ पर ध्यान देना है। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके करोगे तो उससे जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे और उन आयंस का जितना भी कंडक्टिंग पावर होगा वो उस सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्बडा इक्वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्बडा इक्वी से। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा लैम्बडा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। क्योंकि हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? नॉर्मेलिटी वाला कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर ये लैम्बडा इक्वी को कैलकुलेट करने का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब लैम्बडा इक्वी की हमको क्या निकालना? यूनिट, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए आपको पता है कप्पा की जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्वी। ग्राम इक्वी पर मिलीलीटर या पर लीटर, तो ये ऊपर चला गया मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर -1 से सेंटीमीटर क्यूब गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ग्राम इक्वी क्या हो जाएगा? ग्राम इक्वी इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो यूनिट आई है वो किसके आई है? लैम्बडा इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी की यूनिट आई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। मैं आपको फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यहाँ डेफिनेशन बता रही हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में केवल क्वांटिटी का डिफरेंस है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में हम इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम मोल लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे हम? कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन आयंस का जितना भी कंडक्टिंग पावर होता है वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्बडा इक्वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। कप्पा यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 1000 को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं अपॉन में ग्राम इक्वी। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्वी इनवर्स हो जाएगी। ये था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो सेकंड टाइप है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का वो है मोलर कंडक्टिविटी। मैं आपसे पहले कह रही हूँ कि दोनों डेफिनेशन में केवल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है। अब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर जब 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम मोल of an electrolyte in given volume of the solution. It is the conducting power of ions produced by dissolving 1 gram mole of an electrolyte in given volume of solution, that is called molar conductivity. यानी जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम मोल को गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो आयन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो वो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा एम। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्बडा एम से। एम फॉर मोलर और लैम्बडा मीन्स कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। कैसे डिवाइड करेंगे हम? एम यहाँ पर मोलरिटी है। आपने ध्यान दिया होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी कंसीडर किया था और यहाँ पर मोलरिटी कंसीडर करेंगे। तो लैम्बडा एम की यूनिट क्या हो जाएगी? कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 की जगह सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम मोल। ओके, मोलरिटी की यूनिट। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। तो इट विल बी द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम मोल को आप गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और उससे जितने भी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन आयंस का जितना भी कंडक्टिंग पावर होता है यानी वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा एम से कैलकुलेट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का फार्मूला था कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम और इसकी यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे तो कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 1000 की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे और मोलरिटी में ग्राम मोल। इस तरह से कैंसिलेशन करने के बाद
हमारे पास जो यूनिट बचती है वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। केवल मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर आप कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल सॉल्यूशन यानी नॉर्मलिटी की, तो वो क्या कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और अगर मोलर सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी कंसीडर करके आप करोगे तो वो जो कंडक्टिविटी आएगी वो मोलर कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 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 मोलर कंडक्टिविटी को मैंने आपसे पहले बोला था कि हम उसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा इक्वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्वी इंटू जेड, लैम्डा इक्वी इंटू जेड। अब यहाँ पर जो लैम्डा एम है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन है, लैम्डा इक्वी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन है। में हमें यहाँ पर जेड का ध्यान रखना है। जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन केटायन और एनायन, केटायन और एनायन। केटायन पे कितने चार्ज हैं या फिर एनायन पे, दोनों नहीं कंसीडर करना। केटायन कंसीडर कर रहे हो तो एनायन को नहीं लेना है और एनायन कंसीडर कर रहे हो तो केटायन को नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट था BaCl2, ओके, जब आप इसको वाटर में डालोगे डिसॉल्व करोगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू Ba2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक केटायन बना है और 2 एनायन बने हैं। केटायन पे कितने चार्ज है, +2 चार्ज है। तो अगर हम केटायन कंसीडर कर रहे हैं तो Z की वैल्यू +2 मतलब 2 आएगी, क्योंकि बेरियम पे कितने चार्ज है, +2 चार्ज है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। उसी प्रकार अगर हम इसको कंसीडर न करते हुए एनायन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है, लेकिन कितने एनायन प्रोड्यूस हुए हैं, 2। तो हम यहाँ 1 इंटू क्या करेंगे, 2, क्योंकि एक एनायन पर एक नेगेटिव चार्ज है तो 2 एनायन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी Z की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये तो केमिस्ट्री में जितने चार्ज केटायन पे होते हैं उतने चार्ज एनायन को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो Z की वैल्यू दोनों केस में क्या आएगी, 2 आएगी। कई बार बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज होते हैं कि केटायन पे +2 चार्ज है और क्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो Z की वैल्यू -1 नहीं, आपको क्लोराइड के सामने जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर केटायन और एनायन के चार्ज क्या होंगे, बैलेंस होंगे। हमेशा केटायन और एनायन के चार्जेस बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप केटायन कंसीडर करोगे तो भी Z की वैल्यू 2 आएगी और एनायन कंसीडर करोगे तो भी Z की वैल्यू 2 आएगी। और जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जब Z का मल्टीप्लाई करोगे तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन था, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि केटायन या एनायन में से किसी एक को कंसीडर करना है, उनके सामने जो कोफिशिएंट लिखा है आपको उससे मल्टीप्लाई भी करना है चार्ज को। जैसे यहाँ पर क्लोराइड के सामने 2 लिखा हुआ था तो मैंने उसके चार्जेस से उसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा है। तो इस तरह से आप जो है केटायन और एनायन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है रिलेशन बिटवीन, मैंने आपको क्या पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसी प्रकार से मैं आपको एक बार और Z निकालना बता रही हूँ। जैसे अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये आयंस में डिसोसिएट होगा तो 2Al ट्रिपल पॉजिटिव, आप सबको पता है एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। तो सल्फेट के यहाँ पर कितने हैं मॉलिक्यूल 3, तो हमको यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम Z कैसे कंसीडर करेंगे, अगर आप केटायन कंसीडर कर रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन एल्यूमिनियम कितना, 3 है। ओके,
ओके 3 और एल्यूमिनियम आयन कितने प्रोड्यूस हुए हैं 2, तो 3 into 2 तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि केटायन और एनायन के चार्ज हमेशा बैलेंस्ड स्टेट में रहते हैं। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर एनायन कंसीडर कर रही हूँ तो Z इज इक्वल टू सल्फेट पर कितने चार्ज हैं 2 और कितने सल्फेट के मॉलिक्यूल बने 3, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने केटायन कंसीडर करा तो केटायन पे भी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द केटायंस कितने आ गए 6 और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एनायन कितने हो गए 6। तो हमेशा केटायन और एनायन पे चार्ज बराबर बैलेंस किया हुआ रहता है, सिर्फ आपको ध्यान कोफिशिएंट का रखकर करना है। तो चार्ज ऑन केटायन कितना +3, तो चार्ज ऑन मतलब टोटल कितना हो गया 6 और चार्ज ऑन एनायन कितना है -2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करके जब उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।